गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की हिंदी का चैप्टर क्या लिखूं, जो किनका लिखा हुआ है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की थोड़ा सा उनके विषय में जान लेते हैं। तो बच्चों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा बाबा पुन्नालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माताजी को भी साहित्य से प्रेम था, अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी पड़ा और ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे थे। ठीक है, तो द्विवेदी जी बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने प्रभावित थे कि अपने बाद उन्होंने सरस्वती की वागडोर बख्शी जी को ही सौंपी। तो बच्चों, खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने पुनः सरस्वती का संपादन भार संभाला और 1971 में 77 वर्ष की आयु में निरंतर साहित्य सेवा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने निबंध, काव्य, कहानी, आलोचना, नाटक आदि लिखे। तो इनके जो थोड़ी सी कुछ रचनाएं हैं वो हम आपको बता देते हैं, जैसे पंचपात्र, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने। बच्चों, ये बहुत अच्छी रचनाएं हैं। मकरंद बिंदु, यात्री, तुम्हारे लिए, शतदल, अश्रुदल, इनके 2 काव्य संग्रह हैं। झलमला और अंजलि इनके 2 कहानी संग्रह हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इन्होंने बख्शी जी एक भावुक कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, एक आलोचक और एक कुशल पत्रकार और कहानीकार हैं। तो इसी कारण बच्चों, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के निबंधकारों में इनके निबंधों का विशिष्ट स्थान है। तो चलिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखूं। तो बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने जैसे व्यक्ति के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त, जैसे कि हम अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उन सब का इसमें वर्णन किया है। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, क्योंकि जिस समय हम लिखते हैं, किसी भी विषय पर हम लिखते हैं, तो हमारे स्थिति यानी कि जो हमारी मन की स्थिति होती है वो एक अलग ही हो जाती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है कि मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को, जो हमारी मानसिक स्थिति है, कि लेखक ने उसे कहने का प्रयास किया है कि हमारे हृदय पर उनका जो एक, क्योंकि मन की एक विशेष स्थिति में ही निबंध लिखा जाता है और उसके लिए मन के भावी यथार्थ होते हैं। जैसे मनोभावों को व्यक्त करने के लिए मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह और स्फूर्ति सी उठने लगती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा, ऐसी हलचल सी होने लगती है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो, यानी कि हम विषय के विषय में नहीं सोचते उस समय, चाहे वो कोई भी विषय हो, उससे हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। जैसे हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु क्या है इसमें? हैट, खूंटी नहीं। अर्थात कि जैसे अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, जैसे लेखक ने एक हैट का उदाहरण दिया है मनोभावों को दिखाने के लिए, कि जैसे खूंटी का विषय के लिए, जैसे कि कोई भी, जिस प्रकार मुख्य वस्तु हैट होती है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य हैं, विषय नहीं। यदि मन में भाव और विचार हो तो हम किसी भी विषय पर अपना निबंध लिख सकते हैं, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं।
यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि मैंने इस कठिन विषय पर कि जो लिखने के लिए यदि मैं कुछ सोचता हूँ तो मैंने उस पर कुछ उस स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें मेरे मन में भाव अपने आप से ही उठ जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। यानी किसी भी विषय पर लिखने के लिए मुझे सोचना भी पड़ेगा, उसके विषय में मुझे चिंता भी करनी पड़ेगी और मुझे उस पर परिश्रम भी करना पड़ेगा, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए, बच्चों इस तरह से जैसे कि किसी के नाम को लिखकर, कि जैसे हम किसी का भी नाम बोल देते हैं, कि उसके लिए निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। यानी कि इसमें दो पात्र हैं, जैसे नमिता और अमिता, कि उनमें से नमिता का कहना है कि मैं उस पर लिखूं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। कि जैसे क्योंकि यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है कि हमारे मन के भाव असली हैं। यानी कि हमारे जो मन के भाव और विचार, चाहे वो हम दूर के ढोल सुहावने पर लिखें, चाहे मैं समाज सुधार पर लिखूं, तो क्योंकि मुझे उन दोनों का जो निबंध जिस विषय पर मैं लिखूंगा उसका मुझे उन्हें रहस्य भी समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है। यानी कि जैसे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्या लेखक का कहने का तात्पर्य है कि क्या इस विषय पर इतने सारे पेज लिखे जा सकते हैं, या फिर समाज सुधार पर जो कि अनादि काल से ही इस विषय पर चर्चा होती रहती हैं और इसके संबंध में बड़े बड़े जो विज्ञ यानी कि जो जानकार, उनके ज्ञानी होते हैं, उनमें भी विरोध हो जाता है। उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति यानी कि उनकी सहमति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध क्या है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। यानी कि लेखक अपने मन के भावों को पहले दूसरे के साथ साझा करना चाहता है। यानी कि वह इस विषय पर जब लिखना चाहेगा, पहले वह उस विषय को अच्छी तरह से जानना समझना चाहता है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। कुछ का कहना होता है कि निबंध छोटा होना चाहिए, कुछ का होता है कि बड़ा होना चाहिए। इस कथन को मान लेने में मेरा ही लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। क्या क्या? सामग्री और शैली। जो निबंध शास्त्र के जो आचार्य हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका कहना क्या है कि निबंध के 2 अंग होते हैं। एक तो सामग्री यानी कि जो उसकी विषय वस्तु, और उसकी शैली, लिखने का ढंग, उसकी तरीका। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, यानी कि उसके विषय में अच्छी तरह से खोजबीन करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, यानी कि उस पर मुझे सोचना समझना होगा। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय पर अनुसंधान यानी कि उस पर मैं खोज कर लेता। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि मुझे पहले पता होता कि मुझे इस विषय पर भी निबंध लिखना होगा, उसकी भी आवश्यकता होगी, तो मैं पहले से उस पर खोज कर लेता। पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे।
यहाँ न तो विश्वकोश है यानी कि डिक्शनरी, और न कोई ऐसा ग्रंथ जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें से मैं उसकी सहायता ले सकूं। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। विज्ञों का कथन है कि रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। यानी कि जब भी हम किसी निबंध को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके विषय में अच्छी तरह से सोच समझकर उसका एक रूपरेखा सी अपने मन में बना लेते हैं। मैं सोच ही नहीं सकता था कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से ही अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? यानी कि लेखक अपने मन में सोचता है कि यदि मैं उस पर लिख भी दूं तो मैं 10-5 शब्दों में वो कैसे लिखा जाएगा। क्या ऐसे हिंदी के जो ज्ञानी हैं, जो लेखक हैं, क्या वे अपने निबंधों की पहले ही रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है, वो निबंध तो लिख देते हैं लेकिन उनका शीर्षक वे ढूंढ नहीं पाते। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। कि जैसे कोई नाटक लिखा जाए या कुछ भी लिखा जाए, उसका नाम क्या रखा जाए। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी। यानी कि लेखक के मन में जो एक उसकी मानसिक स्थिति, यानी कि चाहे वो नामकरण को लेकर हो, चाहे वे अन्य विषय को चयन करने में, उसकी रूपरेखा बनाने में हो, उसमें जो कठिनाइयों का अनुभव होता है, जो कठिनाइयाँ आती हैं, लेखक उन्हीं सब चीज़ों को इसमें कहना चाहता है। क्योंकि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि इस तरह से अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए हमें एक उपयुक्त विषय की आवश्यकता होती है, और यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है। अर्थात जो मन के भाव ही होते हैं, यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे का पाठ हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।